हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठें और जो भी बातें यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसे समझाया जा रहा है उसे नोट डाउन करें ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। तो सबसे पहली बात इस अध्याय का हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है जो इसमें भाग लेता है और दूसरा उत्पाद होता है जो इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके। भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। इन सब उदाहरणों में एक चीज़ कॉमन हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें एक बार हो जाने के बाद वापस अपने पूर्व अवस्था में वो नहीं जा सकती है और इस अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनते हैं वह एक नए स्वभाव वाला उत्पाद बनता है, मतलब उसका गुण अलग हो जाता है। जैसे कि हम प्रेक्षण में इसको देख पाते हैं इस उदाहरण को कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है और गैस का उत्सर्जन होता है। तो यह इसकी परिभाषा हो गई, यह इसका उदाहरण हो गया। इसे हम और अच्छी तरह से आगे हम समझेंगे इस रासायनिक समीकरण के द्वारा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक है जिंक, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिसे हम बाईं ओर लिखते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। इसे LHS के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिनी तरफ जिसे लिखते हैं उसे हम RHS राइट हैंड साइड से प्रदर्शित करते हैं और वह उत्पाद होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग ध्यान से देखिए, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है और जब यह दोनों अभिकारक आपस में संयोग कर रहे हैं तो जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है वह जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। कैसे, इसे हम और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कि Zn जो जिंक का संकेत है और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, जब यह दोनों अभिकारक आप देख पा रहे हैं संयोग करते हैं तो Zn जो है H2SO4 का ये जो सल्फेट वाला भाग है SO4 उसके साथ संयोग करके एक नया उत्पाद बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसे हम रासायनिक समीकरण द्वारा इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को आखिर हम कैसे निरूपित करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं, उसके नियम क्या हैं और उसे संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करता है और रासायनिक समीकरण में तत्वों के जो प्रतीक होते हैं जैसे सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर उसका भौतिक अवस्था अगर वह ठोस अवस्था है तो हम उसे S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अगर वह लिक्विड है, द्रव है, तो उसे हम L से प्रदर्शित करते हैं और गैस है तो उसे G से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं जैसे दाब हो सकता है, ताप हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, उसे हम जो रासायनिक समीकरण के बीच में जो एरो का निशान देते हैं, तीर का निशान देते हैं, उसके हम ठीक ऊपर हम दिखाते हैं। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो एक तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा समझाया गया है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, उसके अनुरूप हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं
कि बाईं ओर जिधर अभिकारक लिखते हैं उधर जितने अणुओं की संख्या होती है, तत्वों की जो संख्या होती है, दाहिनी ओर भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यह एक सूत्र है, यह एक नियम है इसे संतुलित करने का। अब देखें एक उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझेंगे। आपके सामने ये एक लिखा हुआ है Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2। तो इस तरह का रासायनिक समीकरण आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में और कहा जाएगा कि इसे संतुलित करें। तो हम इसे कैसे संतुलित करेंगे वो हम इसे नीचे देखें कि यहाँ पर Fe प्लस यहाँ पर 4 लगाया गया है H2O के पहले, और एरो देकर ये Fe3O4 तो पहले से था प्लस H2। अब हम यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि आयरन बाईं ओर आयरन 1 है, दाहिनी ओर आयरन की संख्या 3 है। तो हम आयरन को संतुलित करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, आयरन के आगे में इधर 3 लगा देंगे, तो यह आयरन यहाँ पर हमारा संतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 8 है, क्योंकि ये 2 जो लिखा हुआ है H और ये 4 इधर, उस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में हम केवल 2 हाइड्रोजन देख पा रहे हैं। वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी हम 4 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दाहिनी ओर भी क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। और अब आप देखिए फिर से समीकरण को अवलोकन कीजिए। यहाँ पर आयरन 3 हो गए, संतुलित है। हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन 4 है और इधर भी 4 है। तो यह समीकरण अपूर्ण रूप से संतुलित हो गया। इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ये वही है जो हमने बताया कि उसे भौतिक अवस्थाओं को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G, जलीय विलयन है तो ये Q। और यहाँ पर उसे एक उदाहरण में उसे एडजस्ट करके दिखाया भी गया है कि आयरन यहाँ ठोस है तो उसे S दिखा गया, H2O वाष्प के रूप में यहाँ पर आता है। चूँकि जंग लगने के लिए नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है तो यहाँ पर गैस के द्वारा दिखाया गया। और यहाँ पर Fe3 होगा, Fe3O4 तो प्लस 4H2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन एक गैस है तो गैस के रूप में उसे G से दिखाया गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही हैं, जिसमें जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं इसमें से 1 या 2 कोई भी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें संयोजन अभिक्रिया। तो इसका एक परिभाषा हम याद रखेंगे, ये तो इसका सूत्र भी दिया हुआ याद रखने का कि A प्लस बी एरो C, यानी कि 2 मिलकर 1 बना रहे। तो वैसी इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वैसी विक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, 2 मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे हम समझ जाएंगे तो खुद से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन इसका समीकरण जरूर से याद रखना है। इसका 3 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप कोई 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे जानकारी के लिए आपको तीनों लिखना चाहिए। तो C+O2 CO2 यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जल का निर्माण हम देख पा रहे हैं 2H2 + O2 2H2O। और सब में आप देखिए ये भौतिक अवस्था को दिखाया गया है ब्रैकेट में, S सॉलिड है, गैस है, G। तो यह भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। जल का निर्माण हो गया। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, ये आपको याद रखना है। कभी कभी सूत्र पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO याद रखना है। इसके साथ जल मिलता है तो यह चूना बुझ जाएगा और बुझने के बाद यह बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस, और यह बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसके बाद आता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी से याद रखना है उत्सर्जन, क्षेपी उत्सर्जन, और एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा हम देखिए, जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया करें। मतलब उत्पाद तो बन ही रहे हैं, इसके साथ ही उसमें उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। इसमें 2 इसके दिए हुए हैं उदाहरण और रासायनिक सूत्र के रूप में। तो यहाँ मीथेन देखिए, प्राकृतिक गैस का भी पूछा जाता है रासायनिक सूत्र, तो यह याद रखना है। प्राकृतिक गैस का
CH4 मीथेन भी कहते हैं इसको, प्लस O2, CH4 के साथ O2 मिला, यहाँ क्या बना CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है श्वसन। श्वसन का एक सूत्र है, जो भी भोजन हम खाते हैं अल्टीमेटली वह शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सूत्र होता है, यह भी याद रखना है, ग्लूकोज या शर्करा का रासायनिक सूत्र C6H12O6। इसमें जब हम श्वसन की क्रिया के द्वारा जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ता है, यानी उसे कहते हैं भोजन का ऑक्सीकरण होना, और वह टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में प्लस उष्मा। ये जो उष्मा है यह ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में ATP के रूप में निकलते, जिसको हमने एक वीडियो क्लास में बताया भी था, और इसी ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यह एक दूसरा उदाहरण हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। दो उदाहरण हो गए, एक मीथेन के साथ ऑक्सीजन का संयोग, दूसरा शर्करा के साथ ऑक्सीजन का संयोग, दोनों में ऊष्मा मुक्त हो रही है, अतः यह दोनों उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। इसके बाद आइए अब वियोजन अभिक्रिया। इसका भी परिभाषा बहुत ही एक लाइन में बहुत ही सिंपल है, ठीक संयोजन का उल्टा। संयोजन में हमने क्या देखा था कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किए थे, लेकिन यहाँ पर वियोजन में उसका ठीक उल्टा रखना है। संयोजन याद रहेगा तो वियोजन भी याद हो जाएगा अपने आप। इसमें क्या हो रहा है कि एक एकल अभिकारक, मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वहाँ पर क्या था, A + B = C, तो A और B मिलकर C बना रहे। यहाँ पर क्या है कि जो A है, A एक अभिकारक है जो टूटा तो दो नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और इसमें उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर हमने क्या देखा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होता है, लेकिन इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। इसे हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे। यहाँ आप देखिए, एक अभिकारक है फेरस सल्फेट जो हरे रंग का है। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि फेरस सल्फेट में को अगर गर्म किया जाए तो वह फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, वह किस रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी फेरस सल्फेट FeSO4 में उष्मा हम देंगे तो वह फेरिक ऑक्साइड में तो बदलेगा ही, प्लस उसका जो हरा रंग था फेरस सल्फेट का वह भूरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अभिकारक टूटकर तीन उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें टूटकर नए उत्पाद बन रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद, प्लस इसमें दूसरा हम देख रहे हैं कि उष्मा की आवश्यकता हो रही है, उष्मा का यह शोषण कर रहा है, इसलिए यह उदाहरण उष्मा शोषी अभिक्रिया का भी हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर। यहाँ पर क्या, यहाँ भी उष्मा आ रही है और इसे यह तोड़ रहा है बिना बुझे हुए चूने, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, यह भी कभी कभी इसमें क्या होता है एग्जामिनेशन में प्रायः देखा गया कि इस तरह का एक डायग्राम दे दिया जाता है, और इस डायग्राम में ABCD करके इसमें एरो से दे दिया जाता है, ऐसे ब्लैंक स्थान वहाँ नीचे क्वेश्चन में रहता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो देखिए ये मोस्टली ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ये एनोड के बारे में, आप इस चित्र को नोट डाउन कर लें। एनोड किसे कहते हैं, एनोड है, कैथोड है, और इसके बाद ये पानी है, परख नली है ना, और ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, तो इस चित्र को आप बना लीजिए। ये चित्र बनाने के लिए भी दिया जा सकता है और इसका नाम होता है वैद्युत वियोजन, मतलब विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित होने वाला वियोजन। विद्युत धारा के द्वारा हम जब वियोजन का दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जल 2H2O विद्युत धारा आया और इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहा है, तो यह वियोजन अभिक्रिया तो है लेकिन विद्युत धारा की मदद से। और इस चित्र को भी आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर यह पूछता है कि इस चित्र में ABCD क्या है। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश, सूर्य प्रकाश के कारण जब वियोजन की क्रिया होती है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक तो सिल्वर क्लोराइड है वो टूटा है सिल्वर में और क्लोरीन में, सिल्वर ब्रोमाइड है वह टूटा है सिल्वर और ब्रोमीन में। नीचे जो लिखी हुई बात है उसे आप ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये याद रखिएगा, है ना, फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक तत्व का उपयोग होता है, तो आप सिल्वर ब्रोमाइड आप आराम से लिख सकते हैं। तो यह भी वियोजन अभिक्रिया हुआ। इसके बाद देखिए आ गया उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका उदाहरण तुमने पहले ही बताया कि जिसमें उष्मा का की आवश्यकता हो, जिसमें उष्मा का शोषण हो। यहाँ देखिए इसकी परिभाषा आप लिखी हुई, इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और तीनों के उदाहरण दिए हुए, तीनों से आप एक एक करके यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं। उष्मा का भी हुआ था, यहाँ पर हमने दिखाया था कि उष्मा से ये CO3 टूटा CaO प्लस CO2 में। वैद्युत का भी यहाँ 2s2 विद्युत धारा 2s2 प्लस O2। और ये सूर्य प्रकाश का आप लिख लीजिए कोई भी दोनों में से 2Ag Br, सूर्य प्रकाश 2Ag प्लस Br2। इसके बाद